आज हमारे पास पड़ताल के लिए एक बहुत ही छोटी लगभग एक पन्ने की कहानी है। एक मकान मालकिन, उनके कुछ किराएदार और रोज शाम की चाय। सुनने में कितना घरेलू और आरामदेह लगता है ना? लेकिन हमारे एक श्रोता ने जो ये टेक्स्ट भेजा है, उसकी खूबी यही है कि ये आरामदेह माहौल कब एक खौफनाक मंजर में बदल जाता है, पता ही नहीं चलता। और यही तो कला है। इस तरह की कहानियों को मतलब फ्लैश फिक्शन या बहुत छोटी कहानियां कहते हैं। यहाँ हर शब्द को तौल तौल कर रखा जाता है, कुछ बताने के लिए और उससे कहीं ज्यादा कुछ छिपाने के लिए। बिल्कुल। तो यहाँ हमारा काम सिर्फ कहानी पढ़ना नहीं, बल्कि शब्दों के बीच की जो खामोशी है उसको समझना भी होगा। सही कहा। तो आज का हमारा मिशन है इस आपात साधारण सी कहानी की परतों को खोलना और ये समझना कि कैसे लेखक ने चाय की प्याली में इतना गहरा जहर घोल दिया। हम किरदारों की मानसिकता, कहानी के संकेतों और उस एक पल पर गौर करेंगे जहां सब कुछ बदल जाता है। चलिए शुरू करते हैं। जरूर। कहानी का आगाज एक बहुत ही सुखद तस्वीर से होता है। एक ऐसी शाम जो शायद उस घर में रोजाना होती होगी। हाँ, पहली कुछ पंक्तियां हैं। हर शाम की तरह आज भी मिसेज नंदा अपने किराएदारों के लिए चाय बना रही थीं। ये उनका रोज का नियम था। हल्की बातचीत, मुस्कानें और गरम चाय की खुशबू। इसे पढ़ते ही मन में एक बहुत ही शांत और एक सुरक्षित जगह की छवि बनती है। एक ऐसी मकान मालकिन जो माँ की तरह सबका ख्याल रखती हैं। बिल्कुल। और यहाँ नियम शब्द का इस्तेमाल बहुत दिलचस्प है। नियम या रिवाज, देखिए, ये हमें एक स्थिरता का, एक भरोसे का एहसास दिलाते हैं। ये हमें यकीन दिलाते हैं कि दुनिया वैसी ही चल रही है जैसी उसे चलनी चाहिए। लेखक यहाँ जानबूझकर हमें इस आरामदायक एहसास में डुबो रहा है। अच्छा, ये एक तरह का, क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक खेल है। मतलब पहले पाठक को पूरी तरह से सहज कर दो, उसे एक झूठी सुरक्षा की भावना दो, हाँ, और फिर अचानक उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच लो। ये तो लेखकों का एक जाना माना तरीका है ना? हाँ, और ये बहुत असरदार भी है। शर्ली जैक्सन की मशहूर कहानी द लॉटरी याद है? जी बिल्कुल। वो भी एक बहुत ही सामान्य धूप वाले दिन एक छोटे से गांव में शुरू होती है और फिर उसका अंत कितना भयावह होता है। ये तकनीक इसलिए काम करती है क्योंकि ये हमारे सबसे गहरे विश्वास पर हमला करती है कि हमारा घर, हमारे अपने लोग सुरक्षित हैं। और इस कहानी में उस सुरक्षा का प्रतीक है चाय। बिल्कुल। चाय की बात आपने सही छेड़ी। चाय यहाँ सिर्फ एक पीने की चीज नहीं है, ये एक सामाजिक गोंद की तरह है जो सबको जोड़ रही है। सही पकड़ा। चाय बनाना और साथ में पीना ये एक सामाजिक अनुष्ठान है, एक सोशल रिचुअल। ये अपनेपन, विश्वास और देखभाल का प्रतीक है। मिसेज नंदा का चाय बनाना उनके स्नेह का प्रमाण है। वो सिर्फ मकान मालकिन नहीं, बल्कि उस घर की देखभाल करने वाली हैं। और लेखक बड़ी चालाकी से इसी प्रतीक को, इसी विश्वास के बर्तन को बाद में एक हथियार में बदल देगा। और यहीं से कहानी में एक अजीब सा मोड़ आना शुरू होता है। वो जो नियम था, वो जो रोज की आदत थी, उसमें एक दरार पड़ती है। हाँ, एक छोटी सी बात अपनी जगह से हिल जाती है और पूरा ढांचा चरमराने लगता है। कहानी कहती है, लेकिन आज किराएदार नंबर 3 राघव नीचे नहीं आया। बस इतना सा एक वाक्य, और जो शांति का माहौल बना था वो अचानक से थोड़ा बेचैन करने लगता है। नियम टूट गया है। हाँ, मिसेस नंदा की चिंता भी स्वाभाविक लगती है। वो उसके कमरे में जाती हैं और दरवाजा थोड़ा सा खुला पाती हैं। एक खुला हुआ दरवाजा हमेशा एक अशुभ संकेत होता है ना? हाँ, कह सकते हैं। ये अनिश्चितता और किसी चीज के गलत होने का इशारा करता है। ये एक आमंत्रण भी है, एक ऐसी सच्चाई को देखने का जिसे शायद हम देखना नहीं चाहते। और अंदर का जो दृश्य है, लेखक ने उसे बिना किसी लाग लपेट के बहुत सीधे सपाट शब्दों में बताया है, जो उसे और भी डरावना बना देता है। अंदर राघव कुर्सी पर झुका हुआ बैठा था, चाय का प्याला जमीन पर गिरा हुआ और उसके कान के ठीक नीचे एक साफ गहरी चोट का निशान। इस दृश्य के हर हिस्से पर गौर करना जरूरी है। साफ गहरी चोट, ये शब्द हमें बताते हैं कि ये कोई हादसा नहीं है, हिंसा है। हिंसा है। लेकिन अगली ही पंक्ति इस हिंसा के बारे में हमारी सोच को बदल देती हैं। हाँ, अगली पंक्ति है, न कोई शोर, न कोई संघर्ष, बस सन्नाटा। जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। संघर्ष का न होना, ये बात मुझे सबसे ज्यादा डराती है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका मतलब है कि राघव को हमले की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उसे अपने हमलावर पर पूरा भरोसा था।
संघर्ष तब होता है जब आपको खतरे का अंदाजा हो। यहाँ सन्नाटा इस बात का सबूत है कि हमलावर कोई ऐसा था जिस पर राघव आंख बंद करके विश्वास करता था। और जमीन पर पड़ा वो चाय का प्याला? हाँ, वो उस टूटे हुए विश्वास का प्रतीक है। जिस चाय को हम अपनेपन का प्रतीक मान रहे थे, अब वो एक अपराध स्थल का सबसे अहम सुराग है। ये एक ठंडे दिमाग से किया गया काम लगता है। कोई जुनून, कोई गुस्सा नहीं, बस एक शांत, सोची समझी हत्या। और इस सन्नाटे के बाद पुलिस का शोर आता है, जांच शुरू होती है और कहानी में एक और पहेली डाल दी जाती है। हाँ, एक ऐसा सुराग जो शायद सुराग है ही नहीं। बिल्कुल। पुलिस को कमरे में कुछ भी अजीब नहीं मिलता, सिवाय एक चीज के। खिड़की की कुंडी अंदर से टूटी हुई थी। जब आपने पहली बार उस टूटी हुई कुंडी के बारे में पढ़ा, तो आपके दिमाग में क्या आया? मुझे तो लगा कि शायद हत्यारा खिड़की से भागा है और भागते हुए कुंडी टूट गई। ये एक आम प्रतिक्रिया है, लेकिन अगर कुंडी अंदर से टूटी है तो कोई बाहर कैसे जा सकता है? हाँ, ये तो है। ये एक क्लासिक रेड हेरिंग है, यानी एक झूठा सुराग जो जांच को और हमें यानी पाठक को गलत दिशा में भटकाने के लिए डाला गया है। तो ये हत्यारे ने जानबूझकर किया? उसका मकसद क्या हो सकता है? हो सकता है हत्यारा ये दिखाना चाहता हो कि कमरे के अंदर कोई संघर्ष हुआ था। शायद राघव ने खुद को बचाने की कोशिश की या आत्महत्या का मामला दिखाने की कोशिश हो। ये पुलिस का ध्यान असली तरीके से यानी जहर से हटाने की एक कोशिश है। अच्छा। हत्या इतनी सफाई से की गई थी कि कोई सुराग था ही नहीं, तो हत्यारे ने एक झूठा सुराग बना दिया। ये उसकी शातिर मानसिकता को दिखाता है। वो सिर्फ हत्यारा नहीं बल्कि एक चतुर योजनाकार भी है। मतलब हत्यारा पुलिस से 2 कदम आगे चल रहा है और फिर कहानी का वो हिस्सा आता है जहां ये शातिर चेहरा बेनकाब होता है और ये उम्मीद से कहीं ज्यादा चौंकाने वाला है। और उतना ही ठंडा, उतना ही खौफनाक। पुलिस बाकी किराएदारों से पूछताछ कर रही है, माहौल में तनाव है। और मिसेस नंदा का व्यवहार देखिए। कहानी कहती है उस रात जब इंस्पेक्टर बाकी किराएदारों से पूछताछ कर रहा था, मिसेस नंदा चुपचाप बचे हुए चाय पत्ती को दोबारा उबाल रही थी, धीमी आवाज में गुनगुनाती हुई। ये सामान्य नहीं है। घर में एक लाश मिली है और वो गुनगुना रही है। यह व्यवहार उनके किरदार की पूरी तस्वीर बदल देता है। उनका शांत रहना, उनका गुनगुनाना, ये किसी सदमे या दुख का संकेत नहीं है। ये नियंत्रण का संकेत है। वो स्थिति पर और अपनी भावनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण में है। ये एबनॉर्मल नॉर्मैलिटी यानी असामान्य सहजता अक्सर सबसे खतरनाक लोगों की निशानी होती है। अच्छा। ये उस अवधारणा की याद दिलाता है जिसे द बेनालिटी ऑफ ईविल कहते हैं, यानी बुराई का साधारण या मामूली दिखना। सबसे बड़े राक्षस अक्सर हमारे बीच साधारण चेहरों के पीछे छिपे होते हैं। और फिर लेखक हमें सीधे उनके दिमाग के अंदर ले जाता है और पर्दा गिरता है। लिखा है क्योंकि वो चाय हमेशा बहुत लगन से बनाती थी, खासकर तब जब कोई उन्हें ब्लैकमेल करने लगे। और फिर एक सीधी स्वीकारोक्ति, वो हल्के से मुस्कुराई। जहर ने काम कर दिया था। मेरा तो दिमागी सुन्न हो गया था ये पढ़कर। हाँ, और यहाँ लगन शब्द का मतलब पूरी तरह से बदल जाता है। जो लगन हमें पहले उनका स्नेह लग रही थी, अब वो हत्या की सटीकता और सावधानी बन जाती है। उनकी लगन का मतलब था जहर की सही मात्रा, सही समय और सही तरीका। चाय बनाने की वो घरेलू क्रिया एक हत्या का अनुष्ठान बन गई। तो अगली बार जब कोई आपके लिए बड़ी लगन से चाय बनाए तो शायद थोड़ा सावधान रहना चाहिए। शायद हाँ, लेकिन मजाक से हटकर ये खुलासा कहानी को किसने किया कि पहेली से क्यों किया कि हकीकत पर ले आता है। हमें हत्यारा मिल गया और मकसद भी ब्लैकमेल। उन्होंने एक समस्या को खत्म कर दिया था और उनका गुनगुनाना और मुस्कुराना उसी काम के पूरे होने की संतुष्टि है। एक ऐसी किरदार जिसे हम कहानी की शुरुआत में एक ममतामयी माँ जैसा समझ रहे थे, वो एक ठंडे दिमाग वाली हत्यारा निकलती है। लेकिन लेखक यहाँ नहीं रुकता। कहानी का अंत शायद इस खुलासे से भी ज्यादा परेशान करने वाला है। हाँ, क्योंकि अंत हमें अतीत के अपराध से भविष्य के खतरे की ओर ले जाता है। पढ़कर सच में रीढ़ में एक सिहरन दौड़ जाती है। ये अंत कहानी को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। इन पंक्तियों का मतलब साफ है, राघव की हत्या कोई अकेली घटना नहीं थी। ये सिर्फ पहला कदम था। हाँ, ये एक अंत नहीं, एक शुरुआत है। इसका मतलब है कि ब्लैकमेल करने वाला सिर्फ राघव नहीं था और वो रुकने वाली नहीं है। बिल्कुल। ब्लैकमेल की इस कहानी में शायद 2 और किरदार हैं और मिसेस नंदा उन सभी को एक एक करके खत्म करने की योजना बना रही हैं।
कहानी एक समाधान पर नहीं, बल्कि एक बढ़ते हुए खतरे के वादे पर खत्म होती है। ये हमें इस एहसास के साथ छोड़ देती है कि आतंक अभी जारी रहेगा। और जिस तरह से ये धमकी दी गई है वो कमाल का है। चाय कम पड़ जाए, ये एक बहुत ही आम घरेलू सी बात है। मेहमान ज्यादा आ जाए तो चाय कम पड़ जाती है, लेकिन यहाँ इसका इस्तेमाल एक जानलेवा धमकी के तौर पर किया गया है। ये भाषा का कितना भयावह इस्तेमाल है। और यही इस लेखन की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे साधारण चीजों को सबसे खौफनाक बनाने की कला। मिसेस नंदा आप सिर्फ एक हत्यारा नहीं है, वो एक सीरियल किलर के रूप में उभरती हैं, जो अपनी समस्याओं को एक एक कप चाय के साथ खत्म कर रही हैं। कहानी कागज पर खत्म हो जाती है, लेकिन हमारे दिमाग में खौफ बना रहता है, क्योंकि हमें पता है कि अगली रात फिर से चाय बनेगी। तो इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि कैसे एक बेहद साधारण सी कहानी ने भरोसे, धोखे और छिपी हुई हिंसा की कई परतों को उजागर किया। कैसे एक शांत, घरेलू, देखभाल करने वाला किरदार कहानी का सबसे खतरनाक पात्र निकला। हाँ, और यह हमें सिखाती है कि सतह के नीचे हमेशा देखते रहना चाहिए। जो चीजें जैसी दिखती हैं, जरूरी नहीं कि वैसी ही हों। एक मुस्कान के पीछे एक राज हो सकता है, और एक कप चाय में जहर भी हो सकता है। बिल्कुल। हमने ये भी देखा कि कैसे चाय जैसे प्रतीक का इस्तेमाल विश्वास और धोखे दोनों के लिए किया गया। एक ही चीज जो लोगों को जोड़ती है, वही उनकी जान भी ले सकती है। लेकिन ये कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है, जिसका जवाब लेखक ने नहीं दिया, और शायद जानबूझकर नहीं दिया। अच्छा। कहानी हमें हत्या का कारण बताती है, ब्लैकमेल, लेकिन ये कभी नहीं बताती कि ब्लैकमेल किस बारे में था। मिसेस नंदा जैसी साधारण दिखने वाली महिला जो अपने किराएदारों के लिए रोज चाय बनाती हैं, आखिर ऐसा कौन सा गहरा राज छिपा रही थी जिसके लिए उसे एक के बाद एक हत्याएं करनी पड़ रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो दिमाग में घूमता रहता है। वो राज क्या हो सकता है? कोई पुराना अपराध, कोई छिपी हुई पहचान? और वो अगले दो लोग कौन हैं? क्या वो भी किराएदार हैं, या कोई बाहर का है जो उस राज को जानता है? ये सवाल कहानी को हमारे दिमाग में जिंदा रखता है, पढ़ने के बहुत देर बाद तक। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आसपास के सबसे शांत और साधारण दिखने वाले चेहरों के पीछे क्या-क्या कहानियां छिपी हो सकती हैं।